हेलो एवरीवन, मैं मानसी गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब। आज बात करेंगे यूजीसी नेट एग्जाम पेपर फर्स्ट यूनिट 4 की। इंग्लिश में इसे कम्युनिकेशन कहते हैं, हिंदी में संप्रेषण या संचार कुछ भी कह सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समान भाषा में संप्रेषण संचार अथवा संदेश वाक्य तात्पर्य उन विचार विमर्श से है जो किन्हीं दो प्राणियों के मध्य किसी सूचना या जानकारी के लिए होता है। जब दो प्राणी आपस में बात कर रहे हो, किसी सूचना या जानकारी को लेकर आपस में विचार विमर्श कर रहे हो, तो उसे संप्रेषण या संचार कहते हैं। संप्रेषण का अर्थ किसी सूचना या संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना या संप्रेषित करना। सूचना में कुछ भी हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, आपके विचार हो सकते हैं, अनुभव हो सकता है, कुछ भी। जब आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अपने ज्ञान को, अनुभव को दूसरे व्यक्ति में पहुंचाते हैं, उसे कम्युनिकेशन या संप्रेषण कहते हैं। शाब्दिक अर्थ के आधार पर हम कह सकते हैं कि संप्रेषण इंग्लिश के कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस से हुई है, जिसका अर्थ है सामान्य। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार विचारों, जानकारी इत्यादि का विनिमय किसी और तक पहुंचाना या बांटना, चाहे वह लिखित, मौखिक या सांकेतिक हो, संप्रेषण कहलाता है। आपके जो विचार हैं, आपके अंदर जो जानकारी है, जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र होती है तब दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है। चाहे वो कैसे भी हो, लिखित हो, मौखिक हो या फिर चित्र के द्वारा बनाई गई हो, उसे संप्रेषण कहते हैं। मैथ्यूज ने सही कहा है कि कम्युनिकेशन इज समथिंग सो सिंपल एंड डिफरेंट दैट वी कैन नेवर पुट इन सिंपल वर्ड। अर्थात संप्रेषण इतना सरल तथा अभिन्न है कि जिसे हम साधारण शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। प्रभावी संप्रेषण इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यहाँ ये समझना आवश्यक है कि संप्रेषण केवल जानकारी का आदान प्रदान से भी कुछ अधिक है। इसमें जानकारी के आदान प्रदान के प्रयोजन और छिपी हुई भावनाओं को समझना भी आवश्यक है। प्रभावी संप्रेषण दो तरफा मार्ग है। संदेश की प्रभावशीलता केवल इस बारे में नहीं है कि संदेश कैसे व्यक्त किया जाए, बल्कि अधिक इस बात पर निर्भर करती है कि उसको प्रेषक द्वारा वांछित अर्थ में समझा जाता है या नहीं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जानकारी का आदान प्रदान करने के साथ साथ उसकी भावनाओं को भी समझना इम्पोर्टेंट रहता है, तभी वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाता है। और ये केवल एक तरफा नहीं होता है, दो तरफा मार्ग, दो तरफा दो लोग होना चाहिए, तभी वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कैसे जाना जाए कि संदेश प्रभावी है या नहीं। संदेश का प्रभावी तभी समझा जाता है जब उसमें प्रतिपुष्टि का अवयव सम्मिलित हो, मतलब फीडबैक दिया गया हो, तभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाता है। कक्षा में प्रत्येक अध्यापक अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि उनकी कही बात छात्रों को समझ में आ जाए, लेकिन यदि कुछ छात्रों को उनकी बात समझ में नहीं आती है या किसी कारणवश वो समझ नहीं पाते, तो उस व्याख्या को प्रभावी नहीं माना जाता, यानी वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं माना जाता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में फीडबैक बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक फीडबैक नहीं आएगा तो पता नहीं चलेगा वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है या नहीं है। कक्षा में प्रत्येक अध्यापक अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं छात्रों को समझाना, बट किसी कारणवश किसी छात्र को समझ में नहीं आया तो वो जो टीचर ने व्याख्या दी होगी वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं मानी जाती है। प्रतिपुष्टि माने फीडबैक, औपचारिक में फॉर्मल, अनौपचारिक में इनफॉर्मल, मौखिक में ओरल, गैर मौखिक में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, लिखित, रिटर्न कुछ भी हो सकता है। इसको प्रभावी बनाने के लिए हम अपनी सभी इंद्रियों का उपयोग करते हैं। इंद्रियों में क्या क्या आ जाता है? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सारी इंद्रियों में आ जाता है। प्रत्यक्ष मौखिक संवाद में हमारे चेहरे की अभिव्यक्ति, स्वर, शरीर की भाषा, धैर्य के साथ सुनना आदि सभी प्रभावी संवाद में योगदान करते हैं।
इफेक्टिव कम्युनिकेशन में प्रतिपुष्टि औपचारिक काम की बातें भी हो सकती है, अनौपचारिक बिना काम की बातें भी हो सकती है, मौखिक बोल के हो सकती है, गैर मौखिक बिना बोल के भी हो सकती है, इशारों में लिखित मतलब लिख के भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इसको प्रभावी बनाने के लिए हम अपनी सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। सभी इंद्रिय मतलब पांचों इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सारी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। प्रत्यक्ष मौखिक संवाद में हमारे चेहरे पर अभिव्यक्ति, स्वर, शरीर की भाषा, धैर्य के साथ सुनना आदि सभी प्रभावी संप्रेषण में योगदान करते हैं। ये सारी चीजें प्रभावी संप्रेषण को इफेक्टिव करती हैं, प्रभावी बनाती हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण के प्रकार। संबंधों के आधार पर संप्रेषण का वर्गीकरण। संबंधों के आधार पर 4 प्रकार से बांटा गया है। वो है फर्स्ट जो है वो है अव्यक्ति संप्रेषण, इसे इंग्लिश में कहते हैं इन पर्सनल कम्युनिकेशन। सेकंड जो है वो है अंतर्व्यक्ति संप्रेषण, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। थर्ड है समूह संप्रेषण, ग्रुप कम्युनिकेशन। फोर्थ है जन संप्रेषण, मास कम्युनिकेशन। अव्यक्ति संप्रेषण वन वे कम्युनिकेशन होता है। इसमें केवल एक ही व्यक्ति होता है, 2-4 व्यक्ति नहीं होते हैं। केवल जो व्यक्ति है वो अपने आप से ही बात करता है। जैसे भगवान से प्रार्थना करता है तो वो अपने आप से ही बात करता है, ध्यान करता है, चिंतन करता है तो वो अपने आप से ही बात करता है। तो ये वन वे कम्युनिकेशन होता है। अंतः व्यक्ति संप्रेषण 2 वे कम्युनिकेशन है, मतलब 2 व्यक्तियों के बीच के विचार, भावना, सूचना प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से आदान प्रदान करना है। इसमें फीडबैक का भी महत्वपूर्ण स्थान है। फीडबैक मिलना भी इम्पोर्टेंट है। टेलीफोन पर वार्तालाप करना, ईमेल या सोशल नेटवर्किंग साइट पर चैटिंग अंतर व्यक्ति संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसमें 2 लोग बात कर रहे होते हैं। अव्यक्ति संप्रेषण वन वे होता है, अंतर व्यक्ति संप्रेषण 2 वे होता है। ये ध्यान रखना, इन दोनों में यही डिफरेंट है। थर्ड है समूह संप्रेषण, ग्रुप कम्युनिकेशन। इसमें 2 से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं, उन्हें समूह संप्रेषण या फिर ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। अंतर व्यक्ति संप्रेषण में कितने लोग थे? केवल 2 लोग थे। पर समूह संप्रेषण में 2 से ज़्यादा लोग होंगे। जैसे कॉलेज में सेमिनार होता है, उसमें 2 से ज़्यादा लोग होते हैं, 8, 10, 15। तो ये क्या है? समूह संप्रेषण है। जितना अच्छा ग्रुप कम्युनिकेशन होगा उतना ही अच्छा उसका फीडबैक भी आएगा। फोर्थ है जन संप्रेषण, मास कम्युनिकेशन। जन संप्रेषण का अर्थ विशाल जन समूह के साथ संप्रेषण करना है। जन संप्रेषण सबसे विशाल रूप होता है। जैसे वोट के टाइम पे नेताजी भाषण देते हैं तो उसमें पूरी जनता आ जाती है, तो वो जन संप्रेषण कहलाता है। जब अपने संदेशों को एक साथ कई लोगों में पहुंचाना है तो जन संप्रेषण में आ जाता है। अपन कैसे पहुंचाते हैं? जैसे टेलीविजन है, समाचार पत्र है, इंटरनेट है, ये सारी चीजें जन संप्रेषण में आती हैं। सेकेंड है चैनलों के आधार पर संप्रेषण का वर्गीकरण। चैनलों के आधार पर संप्रेषण को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जो है वो है शाब्दिक संप्रेषण, सेकेंड है अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण को वांछित संप्रेषण भी कहा जाता है, अशाब्दिक संप्रेषण को गैर वांछित संप्रेषण कहा जाता है। शाब्दिक संप्रेषण को इंग्लिश में वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, अशाब्दिक को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। फर्स्ट है शाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण का अर्थ होता है शब्दों का प्रयोग करना। इसमें भी 2 प्रकार होते हैं, मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण में क्या होता है? इसमें अपनी वाणी द्वारा विचारों, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। जैसे आप टेलीफोन के माध्यम से बातें करते हैं, भाषण देते हैं या टीवी देखते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। मौखिक संप्रेषण में मौखिक संप्रेषण को प्रभावित करने वाले तत्व भी हैं। उसमें 3 प्रकार से प्रभावित किया जाता है, ध्वनि पिच, सेकंड है गति और उच्चारण में स्पष्टता। ध्वनि पिच मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं बोलना है, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं बोलना है। गति, आपकी गति बिल्कुल स्लो नहीं होनी चाहिए बोलने में और बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं होनी चाहिए। उच्चारण में स्पष्टता, जब आप किसी से बात करते हैं तो उसमें शब्दों में स्पष्टता होनी चाहिए, आपकी बात लोगों तक समझ में आए। ये सारी चीज़ें मौखिक संप्रेषण में आ जाती हैं। अब सेकंड है लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण में लिखे हुए संदेश होते हैं, जैसे ईमेल हुआ, पत्र हुआ, रिपोर्ट हुई, ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, लिखित संप्रेषण कहलाती हैं। अशाब्दिक संप्रेषण, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत विचारों व भावनाओं को बिना शब्दों के अभिव्यक्त किया जाता है, जैसे शारीरिक मुद्रा, मुख मुद्रा, स्पर्श, वाणी, आवाज में उतार चढ़ाव, ये सारी चीजें अशाब्दिक संप्रेषण में आती हैं।
फर्स्ट है शारीरिक मुद्रा, उदाहरण के लिए हाथ हिलाना, हाथों के इशारे करना, मुंह हिलाना, इधर उधर चलना, ये सब शारीरिक मुद्रा में आ जाता है। सेकंड है वेशभूषा। वेशभूषा से सामने वाले के मन की स्थिति का पता चल जाता है, जैसे उसकी संस्कृति, व्यवहार, विचार क्या है, तो ये पता चल जाता है। इस थर्ड है स्पर्श। आप किसी को गाल पे थपथपाते हो या किसी दुख की घड़ी में किसी के सिर या कंधे पे हाथ लगाना या बाहों पकड़ना, दोस्तों के साथ हाथ मिलाना इत्यादि, मतलब आप मौखिक संप्रेषण में आता है। बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे लोग आपके स्पर्श से समझ जाते हैं। फोर्थ है निकटता। इससे सामने वाले व्यक्ति से हमेशा संबंध प्रकट होते हैं। उपयुक्त के अलावा संपर्क, व्यक्ति का प्रभाव आदि भी अशाब्दिक संप्रेषण में आता है। अशाब्दिक संप्रेषण बिना कुछ बोले इशारे, बस केवल इसमें इशारा होता है, इशारे से ही लोगों को समझ में आ जाता है, अशाब्दिक संप्रेषण कहलाता है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ लिखे। थर्ड है उद्देश्य और शैली के आधार पर संप्रेषण का वर्गीकरण। उद्देश्य और शैली के आधार पर संप्रेषण का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। जो सबसे पहला है वो औपचारिक संप्रेषण, सेकंड है अनौपचारिक संप्रेषण। औपचारिक संप्रेषण को फॉर्मल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। औपचारिक संप्रेषण संदेशों को संप्रेषित करते हुए किसी निश्चित नियम और अधिनियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे पत्र है, रिपोर्ट है, ये सब औपचारिक संप्रेषण में आ जाती है। ऑफिस में अनुशासन बनाए रखना, ये भी औपचारिक संप्रेषण में आता है। किसी भी संगठन के कर्मचारियों के मन में अनुशासन की भावना जो पैदा होती है, वो भी औपचारिक संप्रेषण में आता है। इसमें काम की बातें होती है, फालतू बातें नहीं होती, औपचारिक संप्रेषण कहलाता है। अनौपचारिक संप्रेषण, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कोई भी संस्था या व्यक्ति समूह अनौपचारिक संप्रेषण के बिना संभव ही नहीं है। ये टू वे कम्युनिकेशन होता है। ये मुख्य रूप से वार्तालाप शरीर के हाव-भाव से होता है। आप अपने घर में या मित्रों से कैसी बात करते हो, वो अनौपचारिक कम्युनिकेशन होता है। इसमें कोई नियम या अधिनियम नहीं होते हैं। औपचारिक संप्रेषण में काम की बातें होती हैं, अनौपचारिक संप्रेषण में काम की बात हो सकती है, और आप कैसी भी अपने फ्रेंडों से, परिवार से जैसे बात करना है वैसे बात कर सकते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को गेप माइन भी कहा जाता है। फोर्थ है दिशा के आधार पर संप्रेषण का वर्गीकरण। इसको 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है लंबवत संप्रेषण, सेकंड है क्षैतिज संप्रेषण, थर्ड है तिर्यक संप्रेषण। लंबवत संप्रेषण ऊपर से नीचे भी हो सकता है और नीचे से ऊपर भी हो सकता है, दोनों टाइप से हो सकता है। जैसे प्रिंसिपल टीचर को निर्देश दे सकता है और फिर टीचर प्रिंसिपल को रिपोर्ट करता है। सेकंड है क्षैतिज संप्रेषण। क्षैतिज संप्रेषण में क्या होता है, एक समान, जब कोई संगठन एक ही स्तर का हो, एक ही लोग हो, उसे क्षैतिज संप्रेषण कहते हैं। टीचर टीचर हो, बच्चे बच्चे हो, तो ये सब एक समान है, इन्हें सब बच्चों को या टीचर को क्षैतिज संप्रेषण कहते हैं। जब कोई पद सोपान के विपरीत विभिन्न स्तरों के अधिकारी और कर्मचारी एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं तो इसको तिर्यक संप्रेषण कहा जाता है। उदाहरण के लिए जब किसी फिजिक्स डिपार्टमेंट की एचओडी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की टीचर से संबंध स्थापित करे तो इसे तिर्यक संप्रेषण कहते हैं। अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण ये बहुत ईजी होती है। इसमें दो अलग अलग जो की संस्कृति, व्यवहार, विचार अलग अलग होते हैं, उन्हें अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण कहते हैं। जैसे ब्रिटिश की संस्कृति अलग है, भारत की संस्कृति अलग है, तो दो अलग अलग जगहों की संस्कृति एक नहीं होती, अलग अलग होती है, उन्हें अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण कहा जाता है। कक्षा में संप्रेषण की प्रक्रिया कोल और चैन मॉडल के अनुसार। कोल और चैन मॉडल के अनुसार केवल पहले दो ही होती थी, एक ऐसा होता था, एक सिलेंडर जो देने वाला होता है और रिसीवर जो लेने वाला होता है। बट अभी इसमें दो और बढ़ गए हैं। कौन कौन से दो बढ़ गए, एम और सी। एम का मतलब होता है मैसेज, सी का मतलब होता है चैनल। सिलेंडर मैसेज चैनल रिसीवर के रूप में बढ़ गया है। हिंदी भाषा में इसको प्रेषक संदेश चैनल प्राप्तकर्ता मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरी प्रक्रिया है। सेवंथ है शोर। हमारे आसपास का पर्यावरण शोर का एक मुख्य स्रोत है। सड़क पर ट्रैफिक, लाउड स्पीकर में गाने चलना, ये सारी चीजें प्रभावी संप्रेषण में एक बाधा का काम करती हैं। इससे कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो सकता। कच्चा संप्रेषण किसे कहते हैं, जब किसी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कक्षा लगती है, टीचर पढ़ाते, स्टूडेंट पढ़ते हैं, वो कच्चा संप्रेषण कहलाता है। मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो ये भी कच्चा संप्रेषण है। अभी ऑनलाइन क्लास लग रही है जूम पर, तो वो भी कच्चा संप्रेषण है। टीचर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट पढ़ रहा है,
ये सारी बातें कच्चे संप्रेषण में आ जाती हैं। कच्चे संप्रेषण में निम्न 4 सोपान होते हैं। सोपान मतलब होता है स्टेप। फर्स्ट जो होता है वो है शिक्षार्थियों में रुचि पैदा करना। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ कम्युनिकेशन, मैंने आपको बोला कम्युनिकेशन बहुत ईजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, तो मैंने आपके मन में क्या करा, रुचि पैदा कर दी। सेकंड है विषय वस्तु को संगठित करना, यानी आप जो पढ़ रहे हो कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो तो उसका जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप नोट्स बनाओगे या फिर कहीं से इकट्ठा करोगे, उसे ही कहते हैं विषय वस्तु को संगठित करना यानी इकट्ठा करना। थर्ड है उद्देश्य के अनुरूप पुनः अवलोकन। मेरा उद्देश्य क्या था, कम्युनिकेशन पढ़ाना। कम्युनिकेशन पूरा खत्म होने के बाद फिर दोबारा से मैं एक बार रिवीजन करा दूँ, तो इसका मतलब क्या होता है, पुनः अवलोकन कराना। फोर्थ स्टेप होता है प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक। जब कम्युनिकेशन पूरा करा दूंगी तो आप कमेंट्स में मेरे को बोलेंगे कि मैम आपने अच्छा पढ़ाया, जो आपने पढ़ा वो समझ में आया, तो ये क्या हुआ, फीडबैक हुआ। जो कमेंट्स के द्वारा मुझे पता चल रहा है कि मैंने अच्छा पढ़ाया नहीं पढ़ाया, तो ये फीडबैक होता है। आज मैंने बताया इसका अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, प्रकार कितने टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगी जन, मीडिया और समाज, और एक और पॉइंट जो बचता है वो है संप्रेषण प्रक्रिया। नेक्स्ट टाइम 4th यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।